नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर और आप देख रहे हैं बीवीएम न्यूज। चलिए रुक करते खबरों की और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे फरीदाबाद की। हरियाणा सरकार के नवनियुक्त कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता के फरीदाबाद पहुंचने पर मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से जोरदार स्वागत किया गया। वहीं कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के भाई टिप्पचंद शर्मा ने डॉक्टर कमल गुप्ता का शॉल ओढ़ाकर उनका स्वागत किया। डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा कि मेरा फरीदाबाद पहुंचने पर जो स्वागत किया गया, मैं उन्हें आभार प्रकट करता हूं, उन लोगों का आभार प्रकट कर रहा हूं जिन्होंने मेरा स्वागत किया है। फरीदाबाद शहर ये मेरा अपना शहर है, यहाँ मेरे भाई बहन रहते हैं। मंत्री बनने के बाद मैं इनके बीच आया हूँ, इन सब का आशीर्वाद मेरे साथ रहा, मैं इन सभी का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। क्या रिपोर्ट थी वो हमें विद इन 2-3 डेज भेजें, तो हम सब लोगों को एक्टिव करेंगे और हर चीज़ की देखभाल करते हुए लोगों को कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। आदरणीय मोदी जी ने, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री ने भी कहा स्वच्छ हरियाणा स्वस्थ हरियाणा। हमने भी शहरी मंत्री होने के नाते एक नारा दिया, सेफ सिटी साफ सिटी, साफ सिटी सेफ सिटी, यानी कि स्वच्छ शहर और सुरक्षित शहर। सुरक्षा से मतलब अच्छे पानी की व्यवस्था होगी तो स्वास्थ्य की सुरक्षा रहेगी, सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे तो उसका भी फ़ायदा रहेगा, फायर ब्रिगेड को और चुस्त दुरुस्त करेंगे। तो इस तरह से अनेक चीज़ें सुरक्षा की भी और स्वच्छता की भी करके, और जो हमारे देश में इंदौर शहर पिछले 4-5 वर्षों से नंबर 1 आ रहा है, हमारा प्रयास रहेगा कि हमारे हरियाणा के शहर भी ऊपर के 10-15 शहर में इनका स्थान आए, ये प्रयास हमारा रहेगा। हमने यहाँ से यमुनानगर से एक टीम भी भेजी है, प्रदेश की टीम भी भेजेंगे, बाकी ज़िलों से भी इंदौर टीम भेजेंगे जो वहाँ के मॉडल को स्टडी करके, और हम उस मॉडल को और उससे भी इम्प्रूव्ड मॉडल को हरियाणा में लागू करें। सर, किस तरह की आपने एक महीने में क्या चुनौतियाँ देखी हैं मेन, अगर आप स्थानीय निकाय की बात करें? देखिए, सत्ता में जो हमारी भारतीय जनता पार्टी है, वो सत्ता में इसलिए नहीं आई कि उन्होंने सत्ता का आनंद लेना है। उनका जो मुख्य ध्येय है वो हमारे स्वर्गीय दीनदयाल जी उपाध्याय का अंत्योदय की भावना, समाज के अंतिम व्यक्ति, चाहे वो विकलांग है, असहाय है, वृद्ध है, अबला है, विधवा है, वो जब तक ठीक से नहीं रहेंगे तो हम ये नहीं मानेंगे कि हमारा समाज तरक्की पर है। उनका सर्वांगीण विकास, ये हमारा ध्येय है। जरूर करेंगे अगली खबर की और आपको बताएंगे कि आखिरकार 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट को लेकर आखिरकार लोगों में क्या उम्मीदें हैं, क्या वो सरकार से अपनी इच्छा रख रहे हैं कि सरकार आखिरकार बजट में क्या कुछ रखे। 1 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट से लोगों में काफ़ी हलचल है, क्योंकि जनता लगातार महंगाई की मार झेल रही है। महंगाई के चलते खाने की थाली से स्वाद गायब हो गया है, लोग पैदल चलने को मजबूर हो रहा है और बढ़ती महंगाई से बच्चों की पढ़ाई पर भी इसका काफ़ी असर पड़ रहा है। महंगाई से परेशान विभिन्न वर्गों के लोगों को इससे खासी उम्मीद है। खासतौर पर छात्र वर्ग का कहना है कि आम बजट में वित्त मंत्री को ऐसे प्रावधान करने चाहिए जिससे कि गरीब का बच्चा भी अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। छात्रों का कहना है कि एक तरफ महंगाई बढ़ रही है तो वहीं दूसरी तरफ शिक्षण संस्थानों और कोचिंग सेंटरों के मालिकों ने फीस में बढ़ोतरी की हुई है, जिससे कि गरीब पर मार पड़ रही है, जिससे गरीब बच्चों को अच्छे शिक्षण संस्थान में दाखिला नहीं मिल पाता। वहीं घरेलू महिलाओं की रसोई को लेकर भी उन्हें काफ़ी उम्मीद है। उन्होंने कहा है कि 1 फरवरी को पेश होने वाले केंद्र सरकार के बजट से कई सारी उम्मीदें हैं। घरेलू महिलाओं का मानना है कि पिछले लंबे समय से बजट में उनके लिए हमेशा निराशा ही रही है और इस बार वो उम्मीद कर रही हैं कि घरेलू जो मसले हैं, घरेलू जो रसोई की थाली का स्वाद बिगड़ता जा रहा है, उसको बजट में उन्हें निराशा ना मिले। और महिलाओं का कहना है कि उनको घर की रसोई चलाने में काफ़ी परेशानी आती है। पहले वो 5,000 में अपने घर का गुजारा कर पाती थी, लेकिन अब 10,000 में भी उनके घर का गुजारा नहीं हो पाता। योगिता जी, सरकार 1 फरवरी को बजट पेश करने जा रही है, किस तरीके के बजट की आस लगा के बैठे हो? क्या उम्मीद है आपको सरकार से? जैसे अब हम देखते हैं फीस वगैरह है या कोचिंग वगैरह में जो हम फीस देते हैं उसके मतलब जो रेट है काफ़ी हाई है, मतलब नॉर्मल फैमिलीज वो नहीं कर पाती अफोर्ड, तो जिससे मिडिल क्लास फैमिली भी अफोर्ड कर सके
उसके लिए मतलब उनको एक मतलब मिडिल क्लास फैमिलीज़ को देख के उसके हिसाब से करना बजट पेश करना चाहिए। हाँ, जो मतलब हर कोई अफोर्ड कर सके, क्योंकि फ़ीस वगैरह भी होती है, कॉलेज में भी फ़ीस। सर क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम प्रमोद शर्मा है। प्रमोद जी, सरकार 1 फरवरी को बजट पेश करने जा रही है, किस आस लगा के बैठे हो कि किस तरीके का बजट आम जनता के हक में आए? जी, मेरा तो देखो सरकार से यही अनुरोध है कि बजट ऐसा हो जो कि हर किसी के जेब में आए। जैसे क्या है कि ट्यूशन के नाम पे जो ऑनलाइन क्लासेस में पूरी फ़ीस ली है स्कूलों ने, पिछले 2 साल से बच्चे घर बैठे हैं, क्लासें लग नहीं रही हैं स्कूलों की, तो जो फ़ीस के नाम पे जो उन्होंने ट्यूशन फ़ीस के नाम पे जो लिए हैं ना, वो पूरी फ़ीस ली है, तो उसके खिलाफ़ थोड़ा सरकार कुछ काम करे और बजट ऐसा हो कि गरीब का बच्चा भी पढ़ पाए। अमीरों के तो पढ़ ही लेते हैं भैया, क्योंकि उनके पास पैसे हैं, लेकिन गरीबों के बच्चे नहीं पढ़ पाते अच्छे स्कूलों में। क्या नाम आपका? अभय। अभय सिंह जी, जो सरकार बजट पेश करने जा रही है 1 फरवरी को, किस तरीके से देख रहे हो, क्या आशा लगा के बैठे हो कि किस तरीके का बजट आए? हम ये आशा लगा के बैठे हैं कि जैसे जो बजट आ रहा है हर आदमी के फेवर में हो, गरीब अमीर जो भी है, मिडिल फैमिली है, सबके लिए हो, पढ़ाई लिखाई है ना, रोज़गार हो सबका। ऐसा ना हो कि मतलब जो क्या होता है मिडिल फैमिली का चलो एक बार को सर्वाइव कर लेता है, जो बेचारा बिल्कुल ही गरीब आदमी है और महंगाई बढ़ गई तो वो कैसे सर्वाइव करेगा, आप बताओ। तो आप क्या चाहते हो, पढ़ाई के लिए आप पढ़ाई करते हो, किस तरीके का बजट आना चाहिए आपके हक में, किस तरीके से? पढ़ाई के लिए है। तो वहीं आगामी बजट को लेकर उद्योगपतियों में भी काफी हलचल है। आने वाले बजट को लेकर सरूरपुर इंडस्ट्रियल एरिया के उद्योगपतियों ने केंद्र सरकार से मांग की है कि पूरे देश में गैस का एक ही रेट होना चाहिए, जबकि एनसीआर के फरीदाबाद में गैस के दाम में 14 से लेकर 30 रुपए तक का अंतर आ रहा है, जबकि केंद्र सरकार ने क्लीन फ्यूल की मुहिम चलाई हुई है। यदि केंद्र सरकार गैस के दाम कम रखेगी तो क्लीन फ्यूल को उद्योगपति यूज करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि निर्यात के अंदर कंटेनर का भाड़ा डबल से भी ज्यादा हो गया है, जिससे एक्सपोर्टर को बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है और ऐसे में एक्सपोर्टर को बजट में रियायत मिले तभी विदेशी मुद्रा अर्जित हो पाएगी। वहीं उद्योगपतियों ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों में मूलभूत सुविधा जैसे कि रोड और बिजली अच्छी नहीं है, इसलिए औद्योगिक क्षेत्र में 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाए ताकि जनरेटर का इस्तेमाल बंद हो सके, जबकि जनरेटर के इस्तेमाल पर उन पर जुर्माना लगा दिया जाता है। वहीं दूसरे उद्योगपति ने कहा कि स्लम स्केल इंडस्ट्री पर टैक्स कम किया जाए और उद्योगपतियों को लोन की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि आज के दौर में लोन को लेकर बैंकों का व्यवहार ठीक नहीं है। पहले ही महामारी के चलते छोटे उद्योगपतियों की EMI पेंडिंग चल रही है और सरकार बजट में बैंकिंग सेक्टर के माध्यम से राहत प्रदान करे। एक टैक्स स्ट्रक्चर को कम किया जाए, टैक्स और रेट की जितनी भी रेट की है बड़ी बड़ी इंडस्ट्री का लिमिट बढ़ाई जाए। इतने इससे ज़्यादा रेट नहीं होना चाहिए। ये बढ़ाते हो तो 3 महीने का पीरियड लेके चलो या 2 महीने का लेके चलो या 6 महीने का पीरियड लेके चलो, उससे स्मॉल स्केल चल पाएगा। अदरवाइज स्मॉल स्केल तो आज भी बंद और कल भी बंद है। जी, क्या आप टैक्स में भी आप बात कर रहे थे कि 3 महीने तक जो है जीएसटी पैसा नहीं आ पाता है? 3 दिन में पेमेंट नहीं आती। गवर्नमेंट ने कहा था 45 दिन में पेमेंट करनी है, वो चेक अपने पास बना के रख लेते हैं, 3 महीने बाद चेक देते हैं, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टली तो किया नहीं है, हमारे पे डंडा कर दिया है कि ROC में जमा कराओ, तुमने लेट क्यों दिया पैसा किसी को, 45 दिन बाद लेट है तो कारण लिख के देना पड़ता है। बड़ी कंपनी से पूछा ही नहीं जाता कभी क्यों लेट दे रहे हो, तो वो कहते हैं काम करना है कर लो, नहीं करना तो कोई दूसरा तैयार खड़ा करने के लिए। तो राहत एक बार सरकार सोचे छोटे उद्योगों के बारे में, ताकि बिल्कुल सोचे। जब तक छोटे उद्योग के बारे में नहीं सोचे, बड़ा उद्योग भी नहीं चल पाएगा। हम बिल्कुल बंद कर देगा, SME बंद कर दे या कॉटेज इंडस्ट्री बंद हो जाए तो बड़ा उद्योग भी ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा। कि सबसे पहले तो जो गैस के लिए जो है वो गैस की पूरे देश के अंदर कम से कम एक ही रेट होना चाहिए और एटलीस्ट कम से कम पूरे NCR के अंदर तो कम से कम एक रेट होना चाहिए। कारण क्या है, NCR के अंदर विभिन्न शहर, दिल्ली से कंपैरिजन करें, नोएडा, गुड़गांव या गाज़ियाबाद से हम कंपैरिजन करें, फरीदाबाद में 14-15 रुपये से लेके 25-30 रुपये तक का अंतर आ रहा है। तो इसलिए सरकार क्या है, अगर क्लीन फ्यूल की अगर मुहिम चलाई हुई है तो कम से कम इसके अंदर रेट के अंदर कम रेट रखे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन फ्यूल के ऊपर लोग आकर्षित हों और उसको अपनाएं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ सरकार से यह है, एक्सपोर्ट के अंदर मैं कहना चाहूँगा, एक्सपोर्ट के अंदर जो कंटेनर के जो भाड़े हैं वो पहले के मुकाबले 2 डबल से लेकर ट्रिपल तक हो गए हैं। उन भाड़ों के अंदर ध्यान रखा जाए, जिससे कि हमारा एक्सपोर्ट सफ़र कर रहा है। दूसरा क्या है, पहले फोकस के तहत हमको 2 से 3% हम लोगों को मॉडरेट दिया जाता था, आज रोड टैप के अंदर 1% दिया जाता है।
जिससे कि कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट करने वाले को नुकसान हो रहा है 2% के आसपास का। तो सरकार से यह है कि दोबारा उसी स्कीम को दोबारा चालू करे और एक्सपोर्ट करने वालों को ज़्यादा से ज़्यादा रियायत दे, जिससे कि वो विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकें और देश के लिए अपना योगदान दे सकें। नंबर 3, कई चीज़ों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बात करी मैंने कि हमारे रोड्स बहुत अच्छे होने चाहिए इंडस्ट्रियल एरिया के, हमारे बिजली 24 घंटे मिलनी चाहिए। इस चीज़ों के ऊपर सरकार को ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर हम फरीदाबाद की देखें ना तो यहाँ रोड अच्छे हैं, ना यहाँ पर बिजली की सुविधा अच्छी है। क्योंकि यहाँ देखिए, मेरी सरकार से गुजारिश है, एक तो लोगों को जो लोन की सुविधा है वो बढ़िया तरीके से उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि आजकल जो बैंक हैं उनका रवैया जो है वो थोड़ा सा ठीक नहीं है, क्यों वो आज भी अपने पुराने ढर्रे पे अटके हुए हैं। कोविड की वजह से हर किसी का EMI का डिले है, सेल्स का ड्रॉप है और ये सारी चीज़ें चल रही हैं, परंतु जो बैंकिंग सेक्टर है वो आज भी उसी ढर्रे को कंसीडर करते हुए लोगों की फाइलों को रिजेक्ट कर देता है और अननेसेसरली उनके लिए हैरेसमेंट करता है। मेरी सरकार से गुजारिश है, इसके ऊपर कुछ समाधान MSME सेगमेंट को दिया जाए, ताकि जो बैंकिंग सेक्टर है ये उनके सिबिल को और उनकी सेल ड्रॉप को और उनकी EMIs की डिले पेमेंट्स को उसमें कुछ राहत महसूस कर सके और उसको लोन मिलने में कुछ आसानी मिले। नंबर 2, जो प्राइसेस का जो है वो आज की डेट में जो है वो प्राइसेस का कंट्रोल जो इंक्रीज़ है वो कंट्रोल से बाहर है। इसके लिए कोई एक यूनिफॉर्म पॉलिसी आनी चाहिए, ताकि लोग बाग एक जो है वो फिक्स प्राइस के ऊपर मटेरियल जो है वो खरीद सकें और अपने काम धंधों को ऊपर बढ़ा सकें। नंबर 3, GST से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, देखिए GST आजकल जो हम लोगों की बाइंग है वो ऑलमोस्ट सबकी कैश में बाइंग होती है और उधार जो है जो सेल होती है वो 90 दिन 180 दिन का जो है वो उधार जाता है, जिससे कि जो है MSME सेगमेंट जो है वो एक्सप्लॉइट होता है, वो डरता है, वो दबता है। और उसमें सरकार के माध्यम से तो हम थोड़ी सी यदि रिलैक्सेशन मांग सकते हैं तो वो GST के पार्ट में मांग सकते हैं, क्योंकि सरकार GST पे कुछ जो है वो GST पे करने वालों को थोड़ी सी राहत दे। पहले सरकार ने 60 दिन का समय दिया हुआ था कि भाई यदि आप 60 दिनों तक पे नहीं करते हैं तो किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी, बट पैरेलली उन्होंने एक दूसरा कानून भी लगा दिया कि यदि आप जो है वो अपनी पहली GST या रिटर्न नहीं भरेंगे 3B की तो आपकी सेकंड वाली R1 भी जमा नहीं होगी। तो बेसिकली इस तरीके की रेस्ट्रिक्शंस सरकार को हटानी चाहिए रादर देन लगाने के। तो मेरी सरकार से गुजारिश है, इससे भी और भी जो भी ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंस की तरफ से, फंडिंग की तरफ से, बैंकिंग सेक्टर से, GST भरने की उधर से थोड़ी सी लोगों को छूट दी जाए और जो प्राइसिंग का जो है वो उसकी कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जा सके जिससे कि जो है वो सभी चीज़ों के प्राइस यूनिफॉर्म रहें और हम लोग कंपटीशन में रहें। ऐसा ना हो जैसा कि अभी जो है वो आप देखें चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा अपनी बल्लभगढ़ विधानसभा में शहरी और ग्रामीण इलाकों के कई विकास कार्यों का शिलान्यास करने पहुंचे। वहीं उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हुए अपने कार्यालय पर 2 मिनट का मौन रखा और प्रधानमंत्री द्वारा प्रसारित मन के कार्यक्रम में उनकी बातें सुनी और कार्यक्रम को भी देखा। इसके अलावा उन्होंने मियावली संस्था द्वारा गरीबों को कंबल वितरित कार्यक्रम में भी पहुंचकर गरीबों को कंबल वितरित किए और संस्था के सामाजिक कार्यों की तरफ से पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात कार्यक्रम की बातें कही, जहां उन्होंने भूरी प्रशंसा की और उनके संबोधन पर अपने विचार रखे। वहीं उन्होंने अपने कार्यालय पर स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हुए 2 मिनट का मौन भी रखा। इसके बाद कैबिनेट मंत्री ने अपनी बल्लभगढ़ विधानसभा में शहरी और ग्रामीण इलाकों में कई विकास कार्यों का शिलान्यास किया और कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विकास कार्य करवाना उनका कर्तव्य है। सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाली मियावली संस्था के कंबल वितरण कार्यक्रम में पहुंचकर उन्होंने गरीबों को कंबल वितरित किए और संस्था के सामाजिक कार्यों की भूरी प्रशंसा की। क्या कुछ रहने वाला है? आज मियावाली संस्था का जो मियाँ संस्था है उसने कंबल वितरण आम आदमी को, बेसहारा लोगों को आज कंबल वितरण रखा है। समय पर कई ब्लड डोनेशन है, कोरोना जैसी बीमारी में समाज ने बढ़ चढ़ के भाग लिया, गरीब को राशन बांटने का इस संस्था हमेशा बल्लभ का अग्रिम पंक्ति में रहा है और मैं समाज के लोगों ने अपने को भी सहारा है और दूसरे को भी मत करिए। ये ऐसा समाज है। आज बल्लभगढ़ में मैं भीकम कॉलोनी में एक सड़क का उद्घाटन करूंगा। उसके बाद आज ऊंचे गांव में
मुंजेसर गांव में, ऊंचे गांव में, इन गांव में भी मेरे कार्यक्रम हैं, जहाँ उद्घाटन है। और ज़्यादा से ज़्यादा जितने जो विकास कार्य रुके हों उसको तेज़ी देना, गति देना हमारा काम है। प्रदेश की सरकार मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जितने भी विकास कार्य उनको गति के साथ पूरा करना। मंत्री जी, आज प्रधानमंत्री जी भी मन की बात कर रहे हैं, जनता को कितनी अच्छी लग रही है मन की बात, क्या कुछ कहना चाहिए? नहीं, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो मन की आज बात करी है, नौजवान को साथियों कहा है कि नौजवान को अपना रोजगार ढूंढना और जो आज़ादी का 75वां जो महोत्सव मनाया जा रहा है उनको याद दिलाना किस आदमी ने अपने देश के लिए क्या योगदान रहा है। और नौजवान साथियों में पूरी ऊर्जा के साथ उत्साह है, सुन रहे हैं मोदी जी देश के बारे में क्या कहना चाहते हैं। और मोदी जी ने हर समाज के लिए दिशा देने का काम करा है और मोदी जी ने देश और दुनिया को दिशा दी है। उनकी मन की बात ने आम आदमी को प्रभावित किया। देश के स्वतंत्रता जो शहीद हुए स्वतंत्रता के लिए उनको मौन करके जो है श्रद्धांजलि अर्पित किया, क्या कुछ कहना? देश की आज़ादी के लिए, देश के स्वतंत्रता संग्राम में जितने साथी हमारे शहीद हुए, जिन्होंने अपने जीवन की समाप्ति हुई और जिन्होंने सब कुछ न्यौछावर करा, उनको आज हमने 2 मिनट का मौन भी रखा है। ऐसे शहीदों को नमन करा है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फैजाबाद स्थित डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों द्वारा करीब 103 जरूरतमंद लोगों को जरूरत का सामान वितरित किया गया। इस मौके पर उन्होंने संगत के लोगों से कोरोना के नियमों का पालन करने व वैक्सीन लगवाने की भी अपील की। फैजाबाद के ब्लॉक सेवादार सत्यप्रकाश झा ने बताया कि 4 ब्लॉक द्वारा नाम चर्चा करके भंडारा मनाया गया और इसके साथ साथ गुरुजी के द्वारा बताए गए 148 भलाई कार्यों में भी सभी 7 संगत ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और उनसे अपील की है कि वो कोरोना के नियमों को भी ध्यान में रखकर कार्यक्रम करें। इस दौरान करीब 103 जरूरतमंदों को किट बांटी गई। सेवादार लगातार भलाई कार्यों में जुटे हुए हैं। उनका उद्देश्य है कि जरूरतमंद लोगों की ज्यादा से ज्यादा सेवा की जाए। सत्यप्रकाश सिंह सर, क्या आयोजन है आज का? आज जो है ना अपने चारों ब्लॉकों का NIT फरीदाबाद, बल्लभगढ़, होडल, पलवल का जो है ना चारों ब्लॉकों का भंडारा मनाया गया है और जो भी 138 मानवता भलाई के कार्य गए जो पूज्य गुरु जी करवा रहे हैं उनकी प्रेरणा दी गई हुई है। और आज जो है ना दोनों ब्लॉक NIT ब्लॉक फरीदाबाद और बल्लभगढ़ 103 किट वितरित कर रहे हैं गरीब बच्चों को। इसके अलावा कोरोना को लेकर भी कुछ? हाँ, कोरोना के लिए जी सभी को जो है ना प्रेरित कर रहे हैं कि सेकंड डोज खुद लगवाएं और आगे भी प्रेरित करें लगवाने की सभी को। कोरोना के नियमों का पालन के बारे में? कोरोना के नियम सारे जो भी अपने नाम चर्चा में आते हैं सारे नियम पालन करते हैं जी और मास्क लगाकर आते हैं और वैक्सीन सभी की। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। पूरे देश में अमृत महोत्सव के रूप में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में 75 करोड़ सूर्य नमस्कार के किए जाने के संदर्भ में फरीदाबाद क्रीड़ा भारती संगठन द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में क्रीड़ा भारतीय संगठन में प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते योगेश्वर दत्त ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहलवानी में पहचान बना चुके योगेश्वर दत्त ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों का समाधान केवल योग और अध्यात्म के मार्ग और एकात्मता के मार्ग से ही निकलेगा। योग भारतीय संस्कृति का मूल तत्व है और सूर्य नमस्कार के माध्यम से मातृभूमि का वंदन व राष्ट्रीय में युवा शक्ति को योग और राष्ट्रीय प्रेम से जोड़ेगा। संघ के प्रांत संपर्क प्रमुख गंगाशंकर ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि 30 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक पूरे जिले में अलग अलग स्कूलों, विश्वविद्यालयों व सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से जिले वासियों द्वारा सूर्य नमस्कार की क्रियाएं की जाएंगी। और यहाँ पे क्रीड़ा भारती द्वारा 30 जनवरी से और 7 फरवरी तक सूर्य नमस्कार का आयोजन जो पूरे हिंदुस्तान में होगा। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव में ये आयोजन क्रीड़ा भारती के साथ साथ सेवा भारती, विद्या भारती और पतंजलि और योग आयोग के साथ साथ 20 से ज़्यादा सरकारी संस्थाएं, संगठन इसमें जुड़े हुए हैं। और हमारा मकसद यही है कि 75 करोड़ सूर्य नमस्कार इस बार आज़ादी के अमृत महोत्सव में करें और ये उसके बाद पूरा देश कंटिन्यू अपने आप को फिट रखने के लिए योग करे, सूर्य नमस्कार करें, जिससे हम स्वस्थ रहें और देश स्वस्थ रहे। योगेश्वर जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की बात कर रहे हैं तो क्या टारगेट है? देखिए 75 करोड़ का यही है कि 75 करोड़ टारगेट रखा, पर हमारे ये मानना है कि 75 करोड़ से ज़्यादा। ये 7 खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BBM न्यूज़ के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।